सीक्रेट सरताज, कहानी दूसरी दुनिया की, एपिसोड 12। सच से उठा पर्दा। सरताज का दुश्मन कहो या फिर दूसरी दुनिया की काली शक्ति की परछाई, लेकिन प्रोफेसर रक्षित ने सरताज को कमजोर करना शुरू कर दिया था। वो उसके दिमाग पर काबू कर रहा था। सरताज जो भी देख रहा था वो या तो सच में सच था या फिर प्रोफेसर रक्षित का छलावा। सरताज के सामने प्रोफेसर सिया का सर लेकर खड़ा हुआ था, जिसकी खून की बूंदें सरताज को अपने पैरों के पास महसूस होने लगी थी। सरताज का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। सरताज ने अपने आप को संभाला और अपनी आंखें जोर से बंद करके एक बार फिर से खोली, और इस बार उसके सामने ना तो प्रोफेसर था और ना ही सिया का सर। मगर मंत्र पढ़ने के बाद जो सरताज ने देखा वो भी उससे भुलाया नहीं जा रहा था। सिया की आवाज बार बार सरताज के कानों में गूंज रही थी। मैं तैयार हूँ प्रोफेसर रक्षित से शादी करने के लिए। सरताज बार बार सिया की इस आवाज से परेशान हो चुका था। सरताज अपने आप को जैसे तैसे शांत कर रहा था। नहीं नहीं नहीं, मैंने जो भी देखा वो मंत्र का असर नहीं हो सकता। वो जरूर प्रोफेसर रक्षित का कुछ छलावा है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सिया का पता कैसे लगाऊं? आखिर कहाँ है सिया? क्या वो ठीक है? दुर्भाग्य की बात ये थी कि सरताज के सवाल का जवाब प्रोफेसर के पास था, जो सिया से मिलने मुंबई की फ्लाइट पकड़ने वाला था। और सरताज यहाँ सिया के पिता एमएलए प्रोफेसर रक्षित को दिए गए वादे को याद कर रहा था, क्योंकि उसके पास बस कुछ ही घंटे थे सिया का पता लगाने के लिए। सरताज ने लाल किताब को फिर से टटोलना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ सिया ने अपनी बुआ को गले लगाया और कहा, बुआ जी, मेरी जिंदगी अब मेरी नहीं है। ये सच आप लोगों ने मुझसे छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब समय आ गया है सब कुछ ठीक करने का। बुआ, आप जो भी कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। सिया की बुआ सुलोचना ने सिया के सर पर हाथ फेरा और कुछ सोचते हुए बोली, मुझसे तो तेरे पिता ने पहले ही दूरी बना ली थी, तुझसे बात तक नहीं करने देते थे, तो मैं तुझे क्या ही बताती। लेकिन उसे तुझे ये सब कुछ अब तक तो बता ही देना चाहिए था। खैर, अब जब तू सब कुछ जान ही गई है तो समझ जा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तुझ पर। वो आता ही होगा तेरे लिए। ये कहकर सिया की बुआ ने सिया के हाथ में एक लाल साड़ी और एक लाल डिब्बी रखी और वो वहां से चली गई। जब सिया ने उस डिब्बी को खोल कर देखा तो उसमें एक सिंदूर की डिबिया थी। सिया ने मन ही मन कुछ सोचा और फिर खुद से कहा, मुझे माफ कर देना सरताज, मुझे माफ कर देना। ये कहते हुए सिया की आंखें भर आई थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपने गालों पर गिरे आंसू पोंछे और बेड के पास रखे ड्रॉर से बंदूक निकाली और अपने पर्स में डालकर वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ सरताज लाल किताब में मंत्रों के बीच उलझा हुआ था। अचानक से उसे याद आया कि उसने प्रोफेसर के घर पर रीटा को देखा था। कुछ सोचने के बाद सरताज ने लाल किताब को अपने बैग में डाला और घर से निकल गया। रिक्शा लेकर वो अपनी दुकान यानी कॉलेज के पास बनी हुई उस चाय की टपरी पर पहुंचा। लेकिन रिक्शे से उतरते ही उसने जो देखा उस पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। चाय की टपरी पूरी तरह से टूट चुकी थी। कोई कह भी नहीं सकता था कि अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर कॉलेज के स्टूडेंट्स का जमावड़ा लगा रहता था। सरताज ने यहाँ वहाँ देखा, शायद उसे कोई मिल जाए जो ये बताए कि यहाँ आखिर हुआ क्या था। कॉलेज स्टूडेंट्स यहाँ से वहाँ जा रहे थे, लेकिन कोई भी सरताज की बात नहीं सुन रहा था। उसने कई लोगों को रोककर दुकान के बारे में पूछना चाहा, लेकिन कोई भी मानो सरताज से बात ही नहीं करना चाहता था। कुछ लोग तो अब तक सरताज को साहिल और पंकज की मौत का कारण समझ रहे थे और उसे बहुत गुस्से में देख रहे थे। और तभी अचानक सरताज ने इस भीड़ में रीटा को देखा। वो कॉलेज से बाहर आ रही थी। प्रोफेसर के साथ रीटा को देखकर सरताज इतना तो समझ गया था कि उससे मिलना इतना आसान नहीं होगा। सरताज ने रीटा का पीछा किया। कॉलेज से कुछ दूर चलने के बाद उसने रीटा को आवाज लगाई, रीटा मेरी बात सुनो। रीटा ने मुड़कर पीछे देखा, लेकिन वो सरताज के लिए रुकी नहीं, बल्कि उसने अपने कदम और भी तेज कर लिए। सरताज भी रीटा के पीछे भागता रहा और कुछ देर बाद रीटा रुक गई।
उसने मुड़कर सरताज को देखा और कुछ बड़बड़ाने लगी। सरताज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रीटा ये क्या कर रही थी, लेकिन फिर अचानक से रीटा ने सरताज के कंधे पर हाथ रखा और जोर जोर से कुछ बोलने लगी। सरताज की आंखें बंद होने लगी थी, उसके माथे से पसीना आने लगा था और तभी सरताज ने अपने गले में बंधे ताबीज पर हाथ लगाया और लाल किताब के एक मंत्र को पढ़ना शुरू किया और अगले ही पल रीटा के हाथ में मानो बिजली का झटका लगा हो। वो सरताज से 2 कदम पीछे चली गई और उसने सरताज को सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया, जैसे कि सरताज ने उसे अपने वश में कर लिया हो। प्रोफेसर की खास बन गई हूँ मैं। वो सिया को भी अपनी दुनिया में शामिल करना चाहता है। सिया ने कहा था कि वो ठीक है। वो मुंबई में है, 202 लोढ़ा अपार्टमेंट्स, पवई, मुंबई में है वो। उसने कहा था तुम्हें बता दूं, लेकिन प्रोफेसर ने मना किया। नहीं बचेगा तू, खत्म हो जाएगी दुनिया, प्रोफेसर की दुनिया होगी, सब कुछ उसके हिसाब से। कुछ नहीं कर पाएगा तेरा भगवान। रीटा के मुंह से सिया का पता सुनकर सरताज की सांसें एक बार के लिए रुक गई थी और उसके मंत्र फीके पड़ गए थे और बस तभी रीटा पर से उसका कंट्रोल छूट गया और रीटा एक बार फिर प्रोफेसर रक्षित की भाषा बोलने लग गई थी। सरताज को जो चाहिए था वो अब उसे मिल चुका था और वो था सिया का पता। सरताज ने लाल किताब में रीटा को फिर से ठीक हालत में लाने का मंत्र भी ढूंढ लिया, लेकिन रीटा उस पर हावी हो रही थी। वो एक बार फिर से सरताज के कंधे तक पहुंच गई थी, लेकिन सरताज ने खुद को बचाया और वहां से चला गया। सरताज बहुत ही कमजोर महसूस कर रहा था, उसके शरीर में जैसे जान ही नहीं थी। अपने घर पहुंचकर उसने सिया के पिता एमएलए सूर्य प्रकाश को कॉल किया और कहा, मिल गया सिया का पता, मुंबई, 202 लोढ़ा अपार्टमेंट्स, पवई। वो ठीक है वो। ये कहते कहते ही सरताज की आंखें बंद हो गई और कुछ देर बाद उसे वही सपना वापस आया। एक लड़की लाल रंग की साड़ी पहने छत से नीचे गिर रही है, उसकी चिल्लाने की आवाज गूंज रही है और फिर सरताज फिर एक बार घबरा कर उठ गया। उसने देखा उसके पिता श्याम सुंदर उसके सामने खड़े हैं। उन्होंने सरताज को पानी पिलाते हुए कहा, सिया का पता मिलते ही छोड़ दिया उस एमएलए ने मुझे पता था मेरा बेटा मुझे बचा लेगा। तू ठीक है ना बेटा? सरताज ने कई साल बाद अपने पिता के मुंह से इस तरह के शब्द सुने थे। वो खुश तो था, लेकिन उसके अंदर सवालों का सैलाब आया हुआ था। कुछ भी सोचे समझे बिना सरताज ने अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर पूछा, मेरा एक भाई भी था? सरताज के मुंह से ये सवाल सुनकर श्याम सुंदर को जैसे किसी सांप ने सूंघ लिया था। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था और उसने हड़बड़ाते हुए एक और झूठ बोला, भाई? क्या कह रहे हो तुम? नहीं, तुम्हारी बहन थी, भाई नहीं। सरताज ने हाथ में रखा गिलास जोर से जमीन पर फेंका और अपने जेब से उसके बचपन की तस्वीर निकालकर अपने पिता के सामने फेंकी और चिल्लाते हुए पूछा, आखिर सच क्या है? कोई मुझे बताएगा? आप सच पहले बता देते तो शायद मुझे मरना नहीं पड़ता। ये जो शक्तियां दी गई हैं मुझे, उससे कुछ अच्छा ही कर रहा होता मैं। लेकिन आज भी मेरे पास आधी कहानी है, आधी शक्तियां हैं और इसीलिए दुश्मन मेरा फायदा उठा पा रहा है। उसने लोगों को अपने वश में करना शुरू कर दिया है। कब मुझे बताई जाएगी पूरी सच्चाई? क्या सच में इस दुनिया को तबाह होते हुए देखना चाहते हैं आप? सरताज के पास सवाल खत्म नहीं हो रहे थे, लेकिन वो जैसे खुद से हार चुका था। वो जानता था कि उसे वापस इस दुनिया में क्यों भेजा गया है, लेकिन अब भी अपनी शक्तियों से वो वंचित ही था। सरताज को इस तरह टूटा हुआ और बेचैन देखकर उसके पिता ने गहरी सांस ली और अतीत के सारे पन्ने अपने बेटे के सामने खोलकर रख देने का फैसला करते हुए उसके पास गए। श्याम सुंदर ने हाथ में सरताज और उसके भाई की वो बचपन की तस्वीर ली और उसे सरताज के हाथों में रखते हुए कहा, हाँ, गलती तो हुई है हमसे, लेकिन बेटा उस समय जो सही लगा वो किया हमने। तेरी माँ ने एक साथ 2 बच्चे जन्मे थे और उसके ठीक 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। वो खा गया तेरी माँ को, इसीलिए अलग कर दिया था उसे तुझसे, हमारे परिवार से। सरताज अपने पिता की ये बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था और उनकी एक एक बात पर उसको बहुत अचंभा हो रहा था।
श्याम सुंदर ने सरताज को बिठाया और उसके पास बैठकर आगे की बात बताई। तुम दोनों बहुत अलग थे, पैदा होते ही दिख गया था। तू हमें बहुत नॉर्मल सा बच्चा लगा, लेकिन वो राक्षस था। उसके पैदा होते ही हमने देखा कि उसके बड़े नुकीले दांत हैं, उसकी पीठ पर एक अजीब सा निशान है। जब तेरी माँ ने उसे दूध पिलाया तो उसने अपनी माँ की छाती को अपने दांतों से फाड़ दिया। उसके मुंह में तेरी माँ का खून लगा हुआ था और वो हंस रहा था। तेरी माँ को तो नहीं बचा पाया, लेकिन उसे मैं थैली में बांधकर कचरे के ढेर में फेंक आया था, क्योंकि जब मैंने उसका गला घोटने की कोशिश की तो उसके छोटे से हाथों में बड़े बड़े नाखून पैदा हो गए और उसने मेरे चेहरे को नोच लिया। ऐसा बच्चा तो एक राक्षस ही हो सकता है ना। सरताज को श्याम सुंदर की इन बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन सरताज को अब बहुत कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। श्याम सुंदर की बातों को बीच में ही काटते हुए सरताज ने उनसे पूछा, तो आपको लगा आपके बच्चे को मार दिया गया है? नहीं, वो जिंदा है और पूरी दुनिया को तबाह करने में लगा हुआ है। सरताज की बात सुनकर श्याम सुंदर का खून सूख गया। उसने चौंकते हुए सरताज की तरफ देखा और कहा, वो जिंदा है? कहाँ है? कौन है वो? अपने पिता के सवाल पर सरताज ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, हाँ, जिंदा है वो वही है, प्रोफेसर रक्षित। ये बात सुनकर श्याम सुंदर के तो होश ही उड़ गए थे। उसने अभी अभी जो सुना उस पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। सरताज आगे कुछ कहता, इतने में उनके घर पर कोई आया। श्याम सुंदर ने जब गेट खोला तो जोरदार गोली चलने की आवाज आई और जब सरताज भागते हुए दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता श्याम सुंदर के माथे के ठीक बीचों बीच गोली लगी हुई थी और वो जमीन पर पड़े थे। उसके ठीक सामने एक औरत भी वहीं पर गिरी हुई थी, जिसने उसी बंदूक से अपने आप को मार डाला था। आखिर कौन है ये औरत और उसने श्याम सुंदर की जान क्यों ली? क्या प्रोफेसर रक्षित सिया तक पहुंच गया? आगे क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट सरताज, दस्तक दूसरी दुनिया की।